हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। हमारा चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग अपनी अंतिम सांसें गिनता हुआ हमने इस चैप्टर में बहुत जोरदार तरीके से मेहनत करी, स्टार्ट किया डिपेंडेंट ब्रांच के साथ। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हमने सीखा कि भाई देयर आर वेरियस मेथड्स, डेटर्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड। फिर हमने कहा एक और तरह का मेथड होता था होलसेल प्राइस मेथड, वो भी खत्म किया। वी शिफ्टेड आवर फोकस इनटू द इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर हमने जर्नल एंट्री सीखी, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला कॉन्सेप्ट सीखा, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं एचओ और ब्रांच के, वो सीखा। एंड आफ्टर दैट इनकॉर्पोरेशन की भी बातें की। हमने एक पूरे चैप्टर में जबरदस्त कवरेज की है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। चाहे कोई चीज एग्जाम के लिए आज के डेट में बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मॉड्यूल का पार्ट है तो हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। एंड पूरे चैप्टर के अंदर हम पूरी तरह से लॉजिक लगाकर चले हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि भाई जहां पूरे भारत को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, हम सबको ये चैप्टर आसान लगना चाहिए। इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। और अगर आप होम पजल का प्रयोग कर रहे हैं साथ साथ अपना होमवर्क डेली बेसिस पर कर रहे हैं, तो भाई फिर तो दिक्कत की कोई बात नहीं। फिर तो सिचुएशन आएगी, समझते हैं आप इसका मतलब? बल्ले बल्ले ओके। उसके बाद हमने अंतिम कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में स्टार्ट किया जिसका नाम था फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांच के अंदर हमने सीखा मेन चीज क्या है कि भाई हेड ऑफिस इंडिया में है तो ब्रांच दूसरी कंट्री में। जब हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों अलग अलग कंट्री में सिचुएटेड होते हैं, तब हम कहते हैं भैया फॉरेन ब्रांच का कॉन्सेप्ट जो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि एचओ इंडिया में है, उसके पास तो इंडियन करेंसी वाला ट्रायल बैलेंस, इंडियन करेंसी का फाइनल अकाउंट्स है। लेकिन क्योंकि ब्रांच बेचारी बाहर देश में है, ब्रांच की जो ट्रायल बैलेंस है वो उसी की करेंसी में है। अगर यूएस में हो तो लेट्स से डॉलर में है, यूके में हो तो लेट्स से पाउंड में है, सिंगापुर में हो तो सिंगापुरियन डॉलर में है, मतलब इंडियन करेंसी में नहीं है। और भाई क्योंकि एचओ इंडिया में है तो हमें तो जहां जहां विश्व भर में हमारी ब्रांचेज हैं वहां वहां से उठाकर उनका डाटा लाना है और फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए देखना है कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना और ब्रांच का रुपी टर्म्स में कितना और ओवरऑल ग्रुप का प्रॉफिट कितना है। जिसके लिए हमने कहा था सबसे पहला काम होगा कि भाई जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस होगा फॉरेन करेंसी वाला, उसे हम इंडियन करेंसी यानी कि रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब कन्वर्ट करने की बात आई थी माय लॉर्ड, तब में दिक्कत आई थी कि भाई देखना होगा ब्रांच कैसी है, ईफो है कि नीफो है। ईफो का मतलब है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ब्रांच ऐसा ही काम करती है जो कि एचओ कर रहा है। ब्रांच इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द एचओ। जबकि मान लीजिए अगर नीफो है तो नीफो है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, एचओ कुछ और करता है, ब्रांच कुछ और करती है। आप में से अगर कोई शख्स मेरा लेक्चर देख रहा है जिसके मान लीजिए पिताजी या माताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं प्रैक्टिस में, और आप आगे चलकर उन्हीं की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं सीए बनने के बाद, तो आप हैं ईफो। लेकिन मान लीजिए आपके पप्पा हैं इंजीनियर और आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप हो गए नीफो। हमने ये कहा था कि भाई सभी चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होंगे। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट लगेगा, जितने भी क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग लायबिलिटी हैं सबके लिए क्लोजिंग रेट लगेगा, एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन के लिए अगर आप ईफो हैं, अगर आप ईफो है तो रेट लगेगा वही वाला रेट जिस रेट पर आपने पहले फिक्स्ड एसेट को खरीदा था। फिक्स्ड एसेट पर भी वही रेट और उसकी डेप्रिसिएशन भी वही रेट। जबकि अगर आप नीफो हैं तो फिक्स्ड एसेट में ऐसा कोई रूल नहीं चलता, उसके लिए नॉर्मल रेट जो कि बाकी सभी एसेट लायबिलिटी के लिए यानी कि क्लोजिंग रेट जो है वही चलेगा। उसके पश्चात हमने कहा था जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं इनके लिए लगेगा एवरेज रेट। और क्वेश्चन अगर बाई चांस आपको एवरेज रेट ना दे, इन दैट केस इट्स योर चॉइस, आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय 2 करके जो है निकाल लेंगे। देयर इज वन मोर पॉइंट। मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में नहीं लिखा उसने ईफो है कि नीफो है, और अगर उस क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट का स्पेशल रेट दिया ही नहीं हुआ, फिर तो यार क्यों ईफो क्यों नीफो, मतलब चॉइस ही नहीं है। वी विल हैव टू एज्यूम इट एज नीफो ओनली क्योंकि ईफो के केस में तो फिक्स्ड एसेट का रेट चाहिए होता है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं ईफो है कि नीफो और फिक्स्ड एसेट का रेट दिया हुआ है, ऑब्वियसली बेटर अजम्पशन तो यही है कि यार ईफो मान लें, क्योंकि ईफो के केस में फिक्स्ड एसेट के लिए स्पेशल रेट आपको दिया होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नीफो नहीं मान सकते, आप अजम्पशन लेकर नीफो भी मान सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आएगा। अगर बाई चांस टैली हो गया तो बल्ले बल्ले, अगर टैली नहीं हो पाई डेबिट क्रेडिट साइड और डिफरेंस आ गया, ईफो के केस में इसे मानना एक्सचेंज लॉस या एक्सचेंज गेन। अगर डेबिट साइड में आ गया तो एक्सचेंज लॉस, क्रेडिट साइड पर आ गया तो एक्सचेंज गेन, अकॉर्डिंगली पीएनएल के अंदर लेकर चले जाना। लेकिन अगर नीफो किया नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में अगर डिफरेंस है तो उसको कहेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। इस तरह से उसे खत्म करेंगे लिखते हुए, ठीक है। हमने एक छोटा सा प्रश्न अंतिम क्लास में किया था, दिखा दें आपको। ये वाला प्रश्न था जिसमें हमने सिर्फ सीखा था कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस को जो है कन्वर्ट करना होता है। और अब हम आगे की बातचीत आज के लेक्चर में शुरुआत करने के लिए तत्पर है, तैयार है दोस्तों मित्रों? स्वागत है आपका। यो ल्यो। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमने किया था अंतिम कक्षा में। हम आ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। गाइस क्लास पजल विच आ जाओ सारे। क्वेश्चन नंबर 38 मई 2010 विच एक क्वेश्चन 2 नंबरां दा पूछा गया सी। क्या कहता है प्रश्न?
वार्म अप क्वेश्चन है, वार्म अप क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में जानबूझकर नहीं कराया था क्योंकि आज की क्लास में फिर वार्म अप के लिए कुछ बचता ही ना। क्या है, आसान चीज है। On 31st of March 12, the following ledger balances have been extracted from the books of Washington branch office। तो ब्रांच कितने आएगी, वॉशिंगटन। लेजर बैलेंसेस बता रहे हैं, बिल्डिंग है, ओपनिंग स्टॉक, कैश एंड बैंक, परचेजेस, सेल्स, कमीशन, रिसिप्ट यानी कि इनकम, फिर डेटर और क्रेडिटर। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द अबव लेजर बैलेंसेस इनटू इंडियन रुपी। देखो ट्रायल बैलेंस नहीं पूछ रहा, ट्रायल बैलेंस नहीं है। हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया प्रॉपर डेबिट इतना क्रेडिट इतना बताया था, लेकिन यहां नहीं बताया माय लॉर्ड, यहां नहीं बताया। यहां सिर्फ कह रहा है कि लेजर बैलेंसेस है इनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने का, और कहता है यूज द फॉलोइंग रेट्स ऑफ एक्सचेंज। तो बहुत आसान हो गया। पर्टिकुलर्स, डॉलर द अमाउंट, एक्सचेंज रेट और रुपी वाला अमाउंट इस प्रकार से हो जाएगा। ये लो, पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए के हो गया। ओके, सो हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वॉशिंगटन ब्रांच ऑफिस लेजर बैलेंसेस फ्रॉम डॉलर इनटू रुपी, ऐसा हेडिंग लिख लें। कन्वर्जन ऑफ वॉशिंगटन ब्रांच ऑफिस लेजर बैलेंसेस इन रुपी, कन्वर्जन ऑफ वॉशिंगटन ब्रांच ऑफिस लेजर बैलेंसेस इन रुपी। तो कॉलम्स क्या बन जाएंगे इसमें, ठीक है, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट इन डॉलर, जैसे हम यहां पर लिखते थे देखो डॉलर वाला, फिर एक्सचेंज रेट और फिर रुपी। तो सिमिलरली यहां पर आ गया जी अमाउंट इन डॉलर, then we have got exchange rate, and finally we will get the amount in rupee। Yellow, starting with the first one, building, कलर स्कीम देख लें एक बार, ठीक है। बिल्डिंग 180, स्टॉक एज ऑन 1st April 2011 26। पहले सिर्फ ट्रायल बैलेंस कॉपी करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब ये बैलेंसेस कॉपी करते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस 57, परचेजेस 96, सेल्स 110, कमीशन रिसिप्ट से बेटा 28, डेटर्स 46 और क्रेडिटर्स 65। ठीक है ना, इतनी चीजें क्वेश्चन ने दी, सारी हमने कॉपी कर ली। सबसे पहले आया बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या, फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली बोला फिक्स्ड एसेट के लिए रेट यूज करना 42, ये लो। ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट 46 रुपी। कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट है, एसेट के लिए क्लोजिंग रेट विच इज 50। परचेज सेल कमीशन रिसिप्ट, इनकम और एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट लगता है जो कि गिवन है पुत्र 48, और डेटर एंड क्रेडिटर के लिए अगेन क्लोजिंग रेट विच इज 50 50 50 50, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 180 इंटू 42 7560, 26 इंटू 46 1196, 57 इंटू 50 2850, 96 इंटू 48 4608, 110 इंटू 48 5280, 28 इंटू 48 1344, 46 इंटू 50 2300 ਤੇ 65 इंटू 50 3250 जी। क्वेश्चन खत्म हो गया।
चलिए जी, आप समझ गए मैंने इस क्वेश्चन को वार्म अप क्वेश्चन क्यों कहा था, क्योंकि बड़ा आसान, सिर्फ एक्सचेंज रेट ढूंढना था किस फिगर के लिए कौन सा लगने वाला है। अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस पर चलते हैं, जो कि एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है और हमें भी करने में मजा आएगा। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 40 पर हम आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 40 पर, जी हाँ, लिखिए, नवंबर 2009 में 16 मार्क्स ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਕਾਕਾ ਬੈਲੀ 16 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਕਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ क्वेश्चन ਨੂੰ। कम ऑन, क्या कहता है प्रश्न? डीएम दिल्ली हैज अ ब्रांच इन लंदन, तो हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांचेस इन लंदन, विच इज एन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, मतलब ईफओ है। एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च ब्रांच फर्निशेज द ट्रायल बैलेंस इन यूके पाउंड, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स बता दिया 24,000, और कब एक्वायर्ड? 1 अप्रैल 2007, हमें 31 मार्च 11 पर कब खरीदा था? 2007 1 अप्रैल। स्टॉक है, ओपनिंग हो गया। गुड्स फ्रॉम एचओ, एक्सपेंस है, डेटर है, क्रेडिटर है, कैश एट बैंक, एचओ अकाउंट, परचेजेस, सेल्स। इन दोनों के लिए हम स्पेशल जानते हैं कि गुड्स फ्रॉम एचओ और एचओ अकाउंट ये हमेशा किस तरह जाते हैं? एक्चुअल के बेस पर लिए जाते हैं। क्वेश्चन कहता है एचओ की जो बुक्स है ना, उसमें ब्रांच अकाउंट स्टूड एज शोन बिलो। एचओ की बुक्स में ब्रांच का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था 20,10,000, ईयर के स्टार्टिंग में 20,10,000 लेने होंगे, फिर आपने गुड सेंड किए ब्रांच को 4926 के। ये गुड सेंड टू ब्रांच, ये वाली फिगर अपनी मैच हो गई, मतलब हमें ये वाली फिगर लेनी है। 64,000 पाउंड जो है उसकी जगह कितने रुपए लेने हैं? 49,26,000, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहे कि भाई एचओ कहता मैंने ब्रांच को इतने रुपए के गुड्स भेजे थे, तो ब्रांच पाउंड में बता रही है, हम यहां से डायरेक्टली रुपये उठा सकते हैं। फिर कहता है जी बाय बैंक, मतलब ब्रांच से इतना पैसा आ गया होगा और फाइनली इतना बैलेंस कैरिड डाउन है। तो ब्रांच कह रहा है मैंने एचओ को इतने पाउंड देने हैं, एचओ कह रहा है मैंने ब्रांच से इतने पाउंड, इतने रुपए लेने हैं, तो 17,20,000 इसकी जगह एक्चुअल फिगर आ जाएगी। ये हमेशा क्वेश्चन में आपको फिगर्स मिलेंगी जो भी गुड सेंट वाली होगी और जो एचओ अकाउंट की फिगर होगी। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन, नंबर 1, फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रीशिएट करो एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन। और ये आगे जी सबसे स्पेशल पॉइंट, 31 मार्च 11 करेंगे इसे, सॉरी 31 मार्च 11 का बना रहे ना हम अकाउंट्स, यस। 31 मार्च 2011 करेंगे बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 400 पाउंड, प्रीपेड एक्सपेंस 200 पाउंड और एक क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 पाउंड। मैंने स्पेशल क्यों कहा, थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या थे? 1 अप्रैल 7 ये किसके लिए? फिक्स्ड एसेट्स के लिए। 1 अप्रैल 10 ओपनिंग स्टॉक के लिए। 31 मार्च 11 का फॉर दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और एवरेज हो गया 75 रुपए का फॉर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। करना क्या है? सबसे पहले प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस कन्वर्टिंग यूके पाउंड इनटू इंडियन रुपी, और ये आ गया जी मेन पॉइंट, इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस। यानी कि ये जो दो पॉइंट थे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के इन्हें ट्रायल बैलेंस में ही इनकॉर्पोरेट कर लेना, ट्रायल बैलेंस में ही इनकॉर्पोरेट कर लेना। यहां तो क्वेश्चन ने हमें खुद से बोल दिया कि भाई जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस में ही कर दो। अगर ये क्वेश्चन ने ना बोला होता तब भी हम यही करते, थोड़ी देर में बताएंगे क्यों। सेकंड पॉइंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना दो फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट ही बना दो एज ऑन दैट डेट ऑफ द लंदन ब्रांच। तो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट ऑफ लंदन ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ डेली हेड ऑफिस ऑफ डीएम। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जहां पर पहले ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना, फिर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तक पहुंचना है। आइए जी शुरुआत करेंगे। तो हम एक नया शीट अपने पास लेकर आए हैं। ओके, तो आंसर नंबर 40। हो तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, बुक्स ऑफ डीएम डेली, कौन हो तुम, हेड ऑफिस हो तुम, कन्वर्जन ऑफ लंदन ब्रांच ट्रायल बैलेंस, conversion of London branch
ट्रायल बैलेंस इन रूपी as on 31st of March 2011 ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰੁਪੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਰੁਪੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ एक एक करते हुए फिक्स्ड एसेट्स, जब भी फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन होगी ना, आप चाहो तो उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी करके दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिक्स्ड एसेट और उसकी डेप्रिसिएशन दोनों पर सेम रेट ही लगता है। ये मैंने सिखाया था। फिक्स्ड एसेट कितने हजारां दा जी? 24,000 पाउंडां दा। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 10 11,200 मीन्स ओपनिंग स्टॉक है। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 64,000। ये आगे जी स्पेशल पॉइंट एक्सपेंसेस का, वहां लिखा है 4,800 और हमने क्या कहा, एडजस्टमेंट कर लो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की। क्वेश्चन में भी ऐसा लिखकर बताया गया, कर लेंगे। एक्सपेंसेस हमें दिए हैं 4,800 के, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 400 रुपए प्लस कर दो, 400 पाउंड सॉरी, और माइनस कर दो प्रीपेड 200, 48,452 माइनस 2 5,000, 5,000 पाउंड आ गया आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। और हम ये जानते हैं, आपने जैसे एंट्री की एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो यहां पर आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का, 400 पाउंड का क्रेडिट साइड पर, और प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, एसेट बन जाता है आपका डेबिट साइड 200 पाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ने बोला आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो हम उसी प्रकार से बना रहे हैं। एक्सपेंसेस हो गया 5,000 पाउंड और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अलग अलग से आ गए 400 और 200। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है डेटर्स 4,800, डेटर्स डेबिट साइड पर आ गए 4,800, creditors appearing on the credit side 3,200, cash at bank debit 1,200, head office account on the credit side 22,800, purchases on the debit side 12,000, the sales on the credit side पुत्र 96,000। ये हमने सारी जो कॉपी था कॉपी पेस्ट कर लिया ट्रायल बैलेंस, बट विद द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एज डिजायर्ड बाय द क्वेश्चन। एक्सचेंज रेट हमें सबके सामने लिखने हैं। फिक्स्ड एसेट के ये क्वेश्चन ने बताया 70 का, तो 70 आ गया। ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट विच इज 76। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हमें लेना है एक्चुअल। एक्सपेंसेस के लिए लगेगा एवरेज रेट विच इज 75। और ध्यान दें, अब जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आपने लिखा है ये ईयर एंड वाली फिगर बन गई, तो इसके लिए क्या आएगा, क्लोजिंग रेट विच इज 77। डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट, कैश एट बैंक क्लोजिंग रेट क्योंकि एसेट लायबिलिटी है, हेड ऑफिस एक्चुअल, परचेजेस और सेल्स के लिए एवरेज रेट विच इज गिवन 75। ये सारे रेट्स होंगे इस प्रकार से, और अब इनका मल्टीप्लीकेशन चालू होगा। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट 24,000 इंटू 70, डेबिट आ गया जी 16,80,000,
उसके बाद 11,200 इंटू 76 ओपनिंग स्टॉक आ गया 851,200। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हमने का एक्चुअल, तो लंदन ब्रांच का जो अकाउंट है एचओ की बुक्स में, उसमें से मिल गया 49,26,000। एक्सपेंसेस 3,75,000। आउटस्टैंडिंग 400 मल्टीप्लाई बाय 77, क्रेडिट साइड पर आ गया जी 30,800। प्रीपेड ऑन द डेबिट साइड अपीयर्स एज 15,400 रुपए। डेटर्स 4,800 इंटू 77, 369,600। एंड क्रेडिटर्स 3,200 इंटू 77, 2,46,400। कैश एट बैंक डेबिट साइड पर आता है 92,400। हेड ऑफिस क्रेडिट साइड पर हमने कहा एक्चुअल, तो एक्चुअल फिगर है 17,20,000 जो ब्रांच अकाउंट से हमें मिलती है। परचेजेस 12,000 इंटू 75 डेबिट साइड पर 9 लाख। एंड सेल्स 96,000 इंटू 75, 72 लाख। और टोटल इसका चालू किया जाए, डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं। रफ में लिख लेते हैं जी 92,09,600 डेबिट का है, क्रेडिट का भी कर लें 72 लाख प्लस 17,20,000, 246,400 ते 3,800, 91,97,200। सो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। डेबिट साइड का टोटल है 92,09,600। क्रेडिट ते भी आप यही लिखते ते बैलेंसिंग फिगर कड़ ली 12,400 रुपए। क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो वी विल नेम इट एज एक्सचेंज गेन। एक्सचेंज गेन। Please reach till here first.
चले जी, आई होप इट्स डन टिल हियर। एक बार ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाली चीज आपको बता देते हैं कि हमेशा ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट क्यों करनी है। हम ये जानते हैं दैट आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आर द आइटम्स टू बी एडजस्टेड इन द एक्सपेंसेस। तो यहां पर अब जब आप एक्सपेंस लिखते हैं, आप प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, माइनस करेंगे प्रीपेड, जो भी आपकी फिगर आई दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज एक्सचेंज रेट, राइट, विच इन आर क्वेश्चन इज 75। जो हमारे क्वेश्चन में कितना है 75। वेयर एज आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड बाद में कहां जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, एंड वी नो कि जब ये बैलेंस शीट में जाते हैं तो दीज आर मल्टीप्लाइड बाय द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये रूप ले लेते हैं एसेट और लायबिलिटी का। हमारे प्रश्न में जो कितना है 77। अब आप ये सोचिए कि अगर आप इसको यहां एडजस्ट ना करें, आप यहां पर ट्रायल बैलेंस में इसको एडजस्ट ना करें और सीधा आप कहीं नहीं नहीं मैं तो पी एंड एल में लूंगा, जाकर वहां एडजस्टमेंट करूंगा, आप यहां लिख रहे हो 75, यहां आप लिख रहे हो 77, क्या ये कभी टैली हो पाएगा? आपकी बैलेंस शीट विल नेवर टैली इन दिस केस, क्योंकि आप इन दो आइटम के लिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के लिए यहां पर ले रहे हैं एवरेज रेट, जबकि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के लिए यहां पर ले रहे हैं क्लोजिंग रेट। इसलिए आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, सिर्फ एक ही काम आपको करना है कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को ट्रायल बैलेंस के अंदर ही डाल दें, यहीं पर वो मल्टीप्लाई हो गया, और जो भी डिफरेंस आना था वो एक्सचेंज डिफरेंस के अंदर, चाहे एक्सचेंज लॉस एक्सचेंज बनकर यहीं पर आपका आ गया। आगे अगर आप इसको लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर क्वेश्चन ना भी कहे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के लिए, आपको तब भी ट्रायल बैलेंस में ही एडजस्ट करना होगा, करना होगा, करना होगा। लिख लेते हैं नोट, नोट, even if question doesn't specifically, even if question doesn't specifically state about incorporating the outstanding and prepaid adjustment, even if question doesn't specifically state about incorporating the outstanding and prepaid adjustment in the trial balance, still we shall do it. Even if question doesn't specifically state about incorporating the outstanding and prepaid adjustment in the trial balance, still we shall do it. Shall do it, हमेशा। ये भी लिख दिया ब्रैकेट में, always, still we shall do it, always। किसी बच्चे के माइंड में ये ना आ जाए सर क्लोजिंग स्टॉक को भी करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं जाता। लिख लो, लिखना है, closing stock is never adjusted in trial balance. Closing stock is never adjusted in trial balance. ठीक है, हमारा ट्रायल बैलेंस वाला काम डन हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं जहां क्वेश्चन ने कहा था बुक्स ऑफ डेली हेड ऑफ, उसमें ट्रेडिंग एंड पी एंड एल और बैलेंस शीट बना दो। सो बुक्स ऑफ डीएम डेली यानी कि हेड ऑफिस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ लंडन ब्रांच फॉर ईयर एंडिंग 31st of March 2000
11 फॉर ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2011। बिल्कुल बेसिक, जैसे छोटे होते करते थे ट्रेडिंग P&L वैसे बना देना उठाकर, कोई भी दिक्कत मुश्किलात यहां पर नहीं आएगी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, फिगर्स कहां से लानी है? फिगर्स आएंगे जी यहां से, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम एचओ, परचेजेस, सेल्स, ये सारी आइटम यहां से उठकर आएगी। और कौन सी फिगर लेनी? रुपी वाली। अब हम रुपी टर्म्स में बना रहे हैं सब चीजें। सो टू ओपनिंग स्टॉक, इंग्लिश लिख लेते हैं पहले, फिर मैथमेटिक्स उठा लेंगे। टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, परचेजेस भी थी अलग से, बिल्कुल एनजी ट्रायल बैलेंस में। टू परचेजेस बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, और कोई भी डायरेक्ट खर्चा नहीं था, सिर्फ एक नाम है एक्सपेंसेस, तो जाएगा आपका P&L में। बाकी सब आइटम यहाँ। ओपनिंग स्टॉक देखते हैं जी कितना है रुपी टर्म्स, 851,200। ओपनिंग स्टॉक 851,200। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एक्चुअल फिगर पर लिखा था 49,26,000, 49 लाख, होए 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 26,000। परचेजेस लिखी थी यहां सेकेंड लास्ट आइटम 9 लाख, 9 लाख रुपी। सेल्स लिखी थी बेटा 72 लाख रुपी, सेल्स थी 72 लाख रुपी। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे पॉइंट बी में दिखा हुआ है 8,000 पाउंड, तो 8,000 पाउंड है, क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक को, विच इज 77। सो 8,000 इंटू 77, 6,16,000, 6,16,000 बिंग द क्लोजिंग स्टॉक। तो अपना आ जाना है जी 72,678,16,000 जीपी आ जाना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट 78,16,000 माइनस 851,200, 49,26,000 एंड 9 लाख, ये आ गया जी 11,38,800 रुपी, 11,38,800 रुपए। आई होप देयर इज नो डाउट। बिल्कुल आसान, एक बार ट्रायल बैलेंस रुपी में कन्वर्ट हो गया, आगे की राह बहुत आसान है मित्र। जिला टॉप लागेलू। ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर आगे बढ़े। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 11,38,800। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी नहीं भूलना, अगर ईफो का क्वेश्चन है तो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आया था वो P&L में लेकर जाना है। एक्सचेंज गेन आया 12,400, तो यहां क्रेडिट साइड पर इसे लिख देंगे बाय एक्सचेंज गेन 12,400। अगर बाय चांस एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट साइड पर आता तो आप उसे यहां पर डेबिट कर देते टू एक्सचेंज लॉस कहते हुए। P&L की और क्या आइटम है आपके पास? एक तो एक्सपेंसेस है, जो उसमें हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में गए और देखा, एक्सपेंस के ठीक सामने देखो 3,75,000 है, तो रुपये में कितना है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड? 3,75,000। क्या और कोई चीज आएगी? तो ट्रायल बैलेंस के नीचे जाकर देख लेते हैं। मिल गया जी, फर्स्ट पॉइंट में दिख गया, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना है भाई? कितने रुपया था? रुपया देखो, रुपया 16,80,000 का फिक्स्ड एसेट था, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा दो, क्वेश्चन ने ऐसा बोला। 16,80,000 रुपए के ऊपर 10%, ये हो गया पुत्र 1,68,000।
1,68,000 आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कर लिया, नथिंग एल्स। चलिए जी खत्म किया जाए और नेट प्रॉफिट निकाला जाए। लेट अस फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। ग्यारह लाख 51,200 माइनस 3,75,000 ते माइनस 1,68,000 ये आ गया जी 6,08,200 टू नेट प्रॉफिट 6,08,200 जी। प्लीज रीच। चलिए जी बैलेंस शीट बनाई जाए ऑफ द लंदन ब्रांच। बैलेंस शीट ऑफ लंदन ब्रांच as at 31st March 2011 as at 31 of March 2011 liabilities amount assets and amount क्या क्या आइटम आएगी एक बार ट्रायल बैलेंस को शुरू से देखना चालू करते हैं। सबसे पहला आइटम था फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल आ जाएगा। कितना आएगा? फिगर था आपका रुपये में 16,80,000 जिसमें से माइनस किया डेप्रीसिएशन कितना, वी जस्ट फाउंड आउट इन द P&L 1,68,000। 15,12,000 रुपए का आ गया जी फिक्स्ड एसेट। पहला आइटम मिल गया हमें बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर। उसके बाद ट्रायल बैलेंस देखा, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम एचओ, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बाद हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्री किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। चलिए वैल्यू देखकर आते हैं कितनी कितनी वैल्यू थी इनकी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की इन रुपी टर्म्स। आउटस्टैंडिंग की वैल्यू देखिए दिखेगी 30,800 और प्रीपेड की दिखेगी 15,400। 30,800 और 15,400। 30,800 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा और 15,400 का प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद एक्सपेंस जो कि हम ले चुके P&L में, देना गया डेटर्स। नेक्स्ट आ रहे क्रेडिटर्स। डेटर क्रेडिटर की वैल्यू ढूंढ कर आते हैं। डेटर्स रुपी टर्म में 369,600 और क्रेडिटर 246,400। डेटर्स 369,600, क्रेडिटर्स 246,400 जी रुपी टर्म्स में। उसके बाद लिखता है कैश एट बैंक। क्वेश्चन लिखता है जी कैश एट बैंक, इसकी वैल्यू भी रूबी टर्म्स में हमने यहां निकाली हुई है। कैश एट बैंक 92,400। कैश एट बैंक 92,400। उसके लिखा हेड ऑफिस अकाउंट, तो हेड ऑफिस अकाउंट आ जाएगी जी यहां। हेड ऑफिस का कितना बकाया है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बना है, वही वाला कैरी डाउन आपने उठा लेना। 17,20,000, 17,20,000 रुपए। क्या कोई और आइटम पेंडिंग है? जी हाँ, याद रखना हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लिखना नहीं भूलना। हमने रुपी टर्म में कन्वर्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट में। 8,000 इंटू 77 करते हुए आया था 6,16,000 रुपए का बेटा।
क्लोजिंग स्टॉक 6,16,000 रुपए। और P&L जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला, दो ऑप्शन है, या तो एचओ में ऐड करके लिख दो 17,20,000 जो आपने लिखा है अभी, इसमें P&L ऐड करके लिख दो, नहीं तो अलग से भी दिखा सकते हो। P&L यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट विच इज 6,08,200 एंड इट शुड टैली। $26,05,400 $26,05,400 कंप्लीट करेंगे। चले जी, वी हैव डन दिस क्वेश्चन 1, जो रियल क्वेश्चन मैं कहूंगा फॉरेन ब्रांच का। काफी कुछ सीखा इसमें। सबसे पहला काम हमने देख लिया, ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना, देन ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। एक और प्रश्न करते हैं जहां पर ऐसी नॉलेज का ही हम फिर से प्रदर्शन जो है करेंगे। कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 41 गाइस। 41 नंबर क्वेश्चन मई 2012 में पूछा गया 16 मार्क्स के लिए। एग्जाम में आया था जी 16 नंबर था। ओए होए ओए होए होए कम ऑन जी। मून स्टार हैज अ ब्रांच एट वर्जीनिया यूएसए। तो एच है मून स्टार और ब्रांच का है यूएसए में। ब्रांच इज अ नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नीफो है। ट्रायल बैलेंस बताया जा रहा है 31 मार्च 2012 को। ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, तो दो फिक्स्ड एसेट हो गए। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, सैलरीज, कैरेज, रेंट रेट, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस, काफी सारे खर्चे। एचओ का अकाउंट का बैलेंस, डेटर क्रेडिटर और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ठीक है, नॉर्मल वे में ट्रायल बैलेंस। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्या है जरा देखें। आउटस्टैंडिंग सैलरी $400, तो देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि भैया सैलरी तुम में हम आउटस्टैंडिंग $400 ऐड कर देंगे जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। डेप्रीशिएट ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर फिक्सचर एट 10% पर एनम एट द रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है,
एक ये हो गया। एचओ सेंट गुड्स टू ब्रांच 15,80,000, तो ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है इसका एक्चुअल वैल्यू अपने को मिल गया 15,80,000 रुपए। एचओ शोज एन अमाउंट ऑफ ₹20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच कह रही है हमने एचओ को इतने डॉलर देने, तो इसकी भी एक्चुअल वैल्यू मिल गई। एचओ कह रहे हैं मैंने 20,50,000 रुपए लेने हैं ब्रांच से, तो सेम वैल्यू डाल देंगे। क्वेश्चन कहता है जी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो $21,500 है, हमें पता है कि इसको नहीं डालना है ट्रायल बैलेंस में। देयर वर नो ट्रांजिट आइटम्स आइदर एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक हो गया। क्वेश्चन कहता 1 अप्रैल 2010 को जब फिक्स्ड एसेट परचेज की तो रेट ऑफ एक्सचेंज था 43 रुपी टू $1। बच्चों से गलती करवाने की कितनी बड़ी साजिश यहां पर रची गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा। कह रहे जब फिक्स्ड एसेट परचेज का ना रेट था 43 की, बच्चे यहां पर 43 से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन ना मुन्ना ना। क्वेश्चन कहा ई है नीफो, और नीफोमा हम सीखे थे, नीफोमा मां ने सीखा था। नीफोमा क्या सीखा था कि भाई फिक्स्ड एसेट वास्ता भी क्लोजिंग रेट लगागा ना कि एक्चुअल रेट लगागा। तो क्वेश्चन एक्चुअल रेट दिया क्यों? पजल करने वास्ता। नहीं चाहिए ये 43। इररेलेवेंट। 1 अप्रैल 2011 को रेट था 47 पर डॉलर, 31 मार्च 12 को रेट था 50 रुपए पर डॉलर और एवरेज रेट था 45। तो हमें ये तीन रेट चाहिए, ये ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, ये एसेट लायबिलिटी के लिए 50 रुपए और ये एवरेज रेट फॉर द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। क्वेश्चन कहता भैया करना का प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स गिवन कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपी। बस यहीं पर बच्चा पिघल जाता है। ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट, सर आपने तो कहा था क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट नहीं करना, सर यहां पे लिख रहा है इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट, तो क्या हो गया? क्वेश्चन कहेगा एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करो, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को भी इनकॉर्पोरेट कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक ना कभी इनकॉर्पोरेट होता था, ना कभी इनकॉर्पोरेट होता है और ना ही कभी इनकॉर्पोरेट होगा। क्लोजिंग स्टॉक को इनकॉर्पोरेट नहीं करना, बाकी सब कर दो, आउटस्टैंडिंग कर दो, डेप्रिसिएशन वाला काम करो, तो यही दो है। उसके बाद ट्रेडिंग बनाओ, P&L बनाओ फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट बनाओ डिपिक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी नेट पोजीशन ऑफ ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मूनस्टार फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द मेन बैलेंस शीट। पिछले प्रश्न जैसा ही है, आइए शुरुआत की जाए। उत्तर नंबर 41, आंसर नंबर 41, बुक्स ऑफ मूनस्टार। बुक्स ऑफ मूनस्टार, हेड ऑफिस conversion of Virginia trial balance in rupee as on 31st March 12। थोड़ा ज्यादा बड़ा ट्रायल बैलेंस है, पूरी शीट खाएगा और शायद अगली शीट पर भी जाना पड़ जाए। पर्टिकुलर्स डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर, एक्सचेंज रेट, डेबिट रुपी, क्रेडिट रुपी। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला आइटम दिया ऑफिस इक्विपमेंट्स। ध्यान रहे क्वेश्चन ने साथ में बोला इनका डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट कर दो, तो डेप्रिसिएशन भी नाल नाल आ जानी है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट आपको दिया 48,000, क्वेश्चन है बोला 10% डेप्रिसिएशन लगा दो, तो 48,000 का 10% 4800 और बैलेंस वैल्यू आ गई यहां पर। कोई फर्क नहीं पड़ता डेप्रिसिएशन को इनपुट करने से, क्योंकि दोनों पर एक्सचेंज रेट सेम लगता है, ठीक है ना। उसके बाद दिया आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। क्वेश्चन ने दिया फर्नीचर एंड
फिक्सचर्स 3200, लेकिन उसके ऊपर भी पहले डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 3200 है, 10% का डेप्रिसिएशन यानी कि 320, और 3200 माइनस 10% 2880। ठीक है ना, देखते चले मेरे संग संग, देखते चले मेरे संग संग, नोट करते चले मेरे संग संग। उसके बाद आ रहा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011, $22,400। फिर आ रहा है परचेजेस 96,000, अभी तक सारे आइटम्स डेबिट की चलती हुई। फिर आ गया जी सेल्स, which is 166,400 on the credit side. Next लिखे goods sent from HO, which is $32,000. Salaries ध्यान देंगे 3200 गिवन है, और जो आउटस्टैंडिंग है कितनी, $400 की, उसे ऐड कर लेंगे तो टोटल हो गई 3600। और यहां अलग से हेड बन गया आउटस्टैंडिंग सैलरीज का, क्रेडिट साइड पर लिख देंगे $400। ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल पॉइंट्स। सैलरीज हो गया, आगे आ गई जी कैरेज इनवर्ट। सैलरीज के बाद आ गया कैरेज इनवर्ट, डेबिट साइड पर 400, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 800, इंश्योरेंस 400, ट्रेड एक्सपेंसेस 400, सारे एक्सपेंस पे एक्सपेंस आते हुए। इसके पश्चात हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट साइड पर $45,600, sundry debtors, sundry debtors $9,600, sundry creditors $6,800, cash at bank $2,000, and cash in hand $400। हमने सारी फॉरेन करेंसी की आइटम तो डाल दी, अभी इनके लिए एक्सचेंज रेट फिक्स करना और फिर रुपए वाली टर्म्स तक हमें पहुंचना है। रेट क्या लगेगा, सबसे पहले आ रहा है एसेट और डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग रेट कितना है जी 50, तो एक्सचेंज रेट में आ गया 50, डेप्रिसिएशन के लिए भी 50, एसेट और डेप्रिसिएशन दोनों के लिए 50। याद रहे नीफो है, क्वेश्चन ने में एक्चुअल रेट दिया है 43, जो कि रेलिवेंट तब होता अगर ये ईफो होता। ओपनिंग स्टॉक के लिए 22,400 के लिए ओपनिंग रेट विच इज 47, एवरेज रेट फॉर परचेज, एवरेज रेट फॉर सेल विच इज 45, गुड सेंट फ्रॉम एचओ के लिए एक्चुअल, सैलरीज के लिए एवरेज रेट विच इज 45, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग रेट 50, कैरेज इनवर्ट खर्चा है एवरेज रेट, रेंट रेट टैक्सेस एवरेज रेट, इंश्योरेंस एवरेज रेट, ट्रेड एक्सपेंसेस एवरेज रेट। हेड ऑफिस अकाउंट के लिए बेटा एक्चुअल फिगर लेंगे, डेटर्स क्रेडिटर कैश एंड बैंक कैश इन हैंड सभी क्लोजिंग एसेट्स लाइबिलिटी सभी के लिए क्लोजिंग रेट यानी कि $50 प्रति डॉलर। ठीक हो गया, कॉपी हो गया। अब मल्टीप्लाई का समय आ गया, 43,200 इंटू 50 21,60,000, 4,800 इंटू 50 2,40,000,
2880 इंटू 50 1,44,000 320 इंटू 50 16,000 बाई 400 इंटू 47 1050 to 800 96,000 into 45 43 lakh 20,000 166 400 into 45 74 lakh 88,000 और गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ की एक्चुअल फिगर पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच फॉर रुपी 15,80,000 रुपये salaries 3600 into 45 1,62,000 500 इंटू 400 इंटू 50 आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000 मैंने सॉरी सैलरीज को कहाँ लिख दिया है डेबिट में लिखिए 162 20,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी आगे क्रेडिट में नेक्स्ट आ रहा है जी कैरेज इनवर्ट 18,000 रेंट रेट टैक्सेस 36,000 इंश्योरेंस 18,000 ट्रेड एक्सपेंसेस 18,000 हेड ऑफिस अकाउंट ऑन एक्चुअल बेसिस पॉइंट नंबर 4 में दिया गया क्वेश्चन के द्वारा 20,50,000 एक्चुअल फिगर 20,50,000 sundry debtors 9,600 into 50 4,80,000 creditors 6,800 into 50 3,40,000 कैश एट बैंक 1,00,000 रुपए कैश इन हैंड 20,000 रुपए so the whole trial balance been converted we have to now find out the balancing figure तो टोटल करना है डेबिट और क्रेडिट का पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं वन करोड़ 3,64,800 1,03,00,000 ये ऐसे कह सकते 103,64,800 ये डेबिट का आया जरा क्रेडिट का भी कर लीजिए 74,88,000 20,000 20,50,000 एंड 340 98,98,000 क्रेडिट तो डेबिट का टोटल बड़ा है लिख देंगे 1,03,64,800 1,03,64,800 ये आ गया जी 466,800 और क्योंकि नीफो है तो इसका नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ठीक है ना फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व नहीं तो इसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं एक्सचेंज डिफरेंस भी यहां लिख सकते हैं काम खत्म एक्सचेंज डिफरेंस लिख दो काम खत्म बैलेंस शीट में जब जाएंगे तब लिख देना फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व नोट करिए यहां तक
चलिए जी, हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। क्वेश्चन का बहुत मेन पार्ट है ये, ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा था, हैंडल किया, डन हो गया। उस क्वेश्चन के अनुसार अभी हमें क्या करना है जी, ट्रेडिंग पी एंड एल एक्सेट्रा बनाने। तो वी स्टार्ट विद दी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ वर्जीनिया ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है ना। ये देखिए पिछले प्रश्न में भी हमने ऐसे ही बातचीत की थी। बुक्स ऑफ डीएमडीएल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, सिमिलर वे में यहां पर बुक्स ऑफ मूनस्टार हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ मूनस्टार हेड ऑफिस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ वर्जीनिया ब्रांच फॉर ईयर एंडिंग 31st of March 2012 बेटा। हो बल्ले बल्ले तू साडे कोड़ियां नू छेड़ना, मेरी मक्खण मेरी सोनी, ओए अच बलिए सोन तेरी चाल सोनी वई, लगदी कमाल सोनी वे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं विद दी ओपनिंग स्टॉक फिगर्स इन रुपी। ऑब्वियसली वी नीड जो जो इंग्लिश पता है वो लिख लें। ट्रेडिंग अकाउंट की परचेजेस भी है, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओबी है, और टू कैरेज इनवर्ड नामक एक खर्चा जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो भी है। देयर इज बाय सेल्स, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलिए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक रुपी टर्म्स में है 1052,800, परचेजेस 43,20,000। 1052,800 ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस 43,20,000। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट नंबर 3 में दिया गया, तो हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा 15,80,000 रुपए के ये गुड्स थे। सेल्स और कैरेज इनवर्ड, सेल्स की वैल्यू है 74,88,000 और कैरेज इनवर्ड है 18,000। सेल्स इज 74,88,000, कैरेज इनवर्ड इज 18,000। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गए नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 31st March 12 इज $21,500, और $1 कितने रुपए का क्लोजिंग रेट लगाना है 50 रुपए। 21,500 इंटू 50, 10,75,000, 10,75,000 टोटल कर लेते हैं, जीपी निकाल लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 85,63,000 माइनस डेबिट साइड के आइटम्स कर दी, तो जीपी आता है जी 2। ग्रॉस प्रॉफिट गाइस 15,92,200 जी। पहुंच जाइए यहां तक। 15,92,200। कंटिन्यू करेंगे पी एंड एल अकाउंट इसके बाद। ओहो हो बाय, ओहो हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट
15,92,200 ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਣੇ ਖਰਚੇ थे बहुत सारे। टू सैलरीज, अच्छा स्टार्टिंग में तो सॉरी डेप्रिसिएशन से स्टार्ट है। टू डेप्रिसिएशन ऑन office and equipment, sorry, office equipments and फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। कितनी कितनी डेप्रिसिएशन थी यहां लिखी थी हमने, ये देखिए जी। ऑफिस इक्विपमेंट पर 2,40,000 और फर्नीचर फिक्सचर पर 16,000, 240 एंड 16, 2,40,000 एंड 16,000। और क्या खर्चे थे? अब आगे जी बाकी के, स्टार्टिंग विद दिस सैलरीज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बेटा, टू इंश्योरेंस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस एंड दैट्स इट। इनके फिगर्स, सैलरीज की फिगर 1,62,000, रेंट रेट टैक्सेस 36,000, इंश्योरेंस और ट्रेड एक्सपेंसेस 18,000। ये लीजिए, सैलरीज 1,62,000, रेंट रेट एंड टैक्सेस 36,000, इंश्योरेंस 18,000 और बेटा ट्रेड एक्सपेंसेस भी 18,000। खर्चे भी आपका सारे पाते, खर्चे भी सारे पाते। अगर यहां ईफो होता तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आया ना, उसे भी एक्सचेंज गेन मानते हुए यहीं लिख देते, और अगर खर्चा डेबिट साइड पर आता तो टू एक्सचेंज लॉस मानते हुए डेबिट साइड पर यहीं कर देते, लेकिन नीफो है तो डिफरेंस बैलेंस शीट में जाएगा। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वट एवर इट इज, वी शैल फाइंड इट आउट। क्रेडिट साइड द टोटल 15,92,200, माइनस कीजिए डेबिट साइड 240, 16, 162, 36 और 36, 11,02,200 रुपए का नेट प्रॉफिट। प्लीज रीच टिल हेयर।
चलिए जी, लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ दिस वर्जीनिया ब्रांच एज एट 31st ऑफ मार्च 2012। अंतिम भाग इस प्रश्न का, बैलेंस शीट ऑफ वर्जीनिया ब्रांच एज एट 31st ऑफ मार्च 2012। एग्जाम में आप देख रहे हैं जब भी इसका क्वेश्चन आता है यूजली अच्छे मार्क्स का आता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट, और इसलिए हम काफी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इसके। अदरवाइज देखा जाए तो ये क्वेश्चन में नया कुछ नहीं था, प्रैक्टिस है पिछले वाले का, लेकिन लेंथ में थोड़ा ज्यादा है और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट एज वी डू इन ऑल द चैप्टर्स। लीजिए, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, क्या क्या चीजें हैं। ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर फिक्सचर, ये जो वैल्यूज हैं आपके पास, मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये वैल्यूज आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो एज इट इज बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएंगे। 21,60,000 और 1,44,000 ऑफिस इक्विपमेंट्स, ट्वेंटी 1,60,000 और बेटा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 1,44,000। उसके अलावा ट्रायल बैलेंस से देखते चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल सब ले चुके, गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, सैलरीज के साथ एक हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखा था, तो इंग्लिश यहां लिख देते हैं, इसका मैथ उठा कर लाते हैं ट्रायल बैलेंस से। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ब्लू कलर से मार्क करूं, क्रेडिट साइड पर देखेंगे यहां लिखा था 20,000 रुपए, तो ये लाइबिलिटी साइड आ गया आपका अमाउंट 20,000 रुपए। इसके पश्चात ट्रायल बैलेंस में वापस कैरेज इनवर्ड, रेंट रेट, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस सब हमने कर लिया। हेड ऑफिस अकाउंट हमने कहा था इसे एक्चुअल वैल्यू पर लिख देंगे, और एक्चुअल वैल्यू पॉइंट नंबर 4 में आपको दी गई है 20,50,000, या ट्रायल बैलेंस से देख लो, वहां भी हमने यही वैल्यू लिखी है 20,50,000 रुपए। इसके पश्चात दिया गया है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि लायबिलिटीज साइड पर आ गया, कैश एट बैंक और बेटा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। इसके अलावा देयर शेल बी द फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो, जो कि हम वैल्यू ट्रेडिंग से उठा लेंगे, एंड ऑन द लायबिलिटीज साइड वी शेल राइट डाउन द P&L अकाउंट, दैट इज जो नेट प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया है। जैसा मैंने पहले बताया, आप चाहें तो इसे हेड ऑफिस अकाउंट में जो बैलेंस है उसके साथ भी ऐड करके लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, वैल्यू ढूंढ कर आते हैं। सन्ड्री डेटर 4,80,000 और क्रेडिटर्स 3,40,000। डेटर्स 4,80,000, क्रेडिटर्स 3,40,000। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड 1,00,000 और 20,000, 1,00,000 और 20,000। कैश एट बैंक 1,00,000, कैश इन हैंड 20,000। क्लोजिंग स्टॉक ये लिखा ट्रेडिंग में 10,75,000, 10,75,000। और नेट प्रॉफिट बच्चे हमने निकाला था 11,02,200, 11,02,200। याद रहे नीफो है, ट्रायल बैलेंस में एक बैलेंसिंग फिगर आई थी एक्सचेंज डिफरेंस की, जिसे हमने कहां लिखना है, इधर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। नाम में ही क्या वर्ड है, रिजर्व, मतलब देखने से लगता है हमेशा क्रेडिट साइड पर ही आएगी, यहां इसीलिए बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आई 466,800, और हमने यहां लायबिलिटीज में जाकर लिख दिया। मान लो अगर ये वैल्यू आपकी एसेट साइड पर आ जाती, मतलब डेबिट आ जाती इन द ट्रायल बैलेंस, तो डिफरेंस कहीं भी आ सकते हैं, मान लो वहां डेबिट आ गई, तो इसका मतलब है आपको इसे एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा। तो सेम नाम से एसेट साइड पर लिख दो या लायबिलिटी साइड पर लिख दो, साइन माइनस कर देना, मतलब ब्रैकेट में लिख दो, तो टोटल की बजाय जब टोटल करेंगे तो प्लस की बजाय इसे माइनस किया जाएगा।
एनी हाउ लेट अस डू द टोटल, लास्ट फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किया जाए। $39,79,000 $39,79,000 जी, कृपया कंप्लीट किया जाए। चलिए जी, आगे बढ़ा जाए अपने मकसद में। हम आ रहे हैं प्रश्न नंबर 42 नंबर क्वेश्चन पर मेरे साथ जरा आएंगे कि कहने क्वेश्चन दे जी। आरटीपी में 2013 विच और जो बात इस क्वेश्चन में भाई कही गई है उस बात के बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। सर ऐसा क्या हो गया बेटा, आइए देखते हैं आप और मैं। ओहे ऑन द स्क्रीन नाउ। On 31st of December 2012, the following balances appeared in the books of चेन्नई ब्रांच। ब्रांच तो इंडिया में है, तो ये क्वेश्चन यहां क्यों आया? अब तक देख रहे थे लंदन ब्रांच, वाशिंगटन ब्रांच, वर्जीनिया ब्रांच, ये तो चेन्नई ब्रांच है भाई। चेन्नई तो इंडिया में इतना जानते हो ना दोस्तों। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ चेन्नई ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश फर्म हैविंग द हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क। ये तो सारी कहानी उल्टी हो गई। पहले अब तक देखा था हेड ऑफिस इंडिया में था, ब्रांच फॉरेन में थी। अब हेड ऑफिस फॉरेन में है, ब्रांच तो इंडिया इच में है भाई। ओहो, अमाउंट इन रूपी, क्या बात है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डेरिवेटिव, बीआरबीपी, सैलरीज, वेजेस, रेंट रेट, टैक्सेस, फर्नीचर, बैंक अकाउंट, न्यूयॉर्क अकाउंट, सारी चीजें रूपी में गिवन है भाई। क्वेश्चन आगे कहता जो स्टॉक है आप उनका ऑन 31 दिसंबर वो भी रूपी में बता दिया। ब्रांच का जो अकाउंट है इन द न्यूयॉर्क बुक्स फॉरेन एचओ की बुक्स में शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ $13,400। क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं कि जब आप कन्वर्जन करोगे तो ये जो इंटर यूनिट अकाउंट है इसको एक्चुअल बेस पर कन्वर्ट करोगे ना तो ये $13,400 है ऑन 31 दिसंबर 12, जिस डेट का ये ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर 12 का। एंड फर्नीचर अपीयर्ड इन द एचओ बुक्स एट $1,750। ये जो फर्नीचर है
इसके लिए भी कह रहे हैं कि एचओ की बुक्स में $1750 था, ये क्यों दिया, समझेंगे आगे। कहता जी जो एक्सचेंज रेट्स है ना फॉर $1, 31 दिसंबर 11 यानी कि ओपनिंग का है 52, क्लोजिंग का है 51 और एवरेज हैगा 50। ओपनिंग 52, क्लोजिंग 51, एवरेज हैगा 50। प्रिपेयर इन द एचओ बुक्स, प्रिपेयर इन द एचओ बुक्स P&L एंड बैलेंस शीट ऑफ ब्रांच एज्यूमिंग ईफो। ये क्या चक्कर पड़ गया भाई, पहले तो थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करें, ये हो क्या रहा है। हमने तो अब तक सीखा था फॉरेन ब्रांच, लेकिन ये तो फॉरेन हेड ऑफिस हो गया। तो हमने ये नहीं कहना यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, अरे भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं, विद इन द सिलेबस है। सर क्या अब भी कन्वर्ट करेंगे सर, ब्रांच तो इंडिया में है तो हम इंडिया में ट्रेडिंग पैनल बना दें। मैंने जब से आपको ये टॉपिक सिखाया सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही कही कि एचओ जहां पर है, एचओ उसी करेंसी में अपनी ब्रांच के फाइनल अकाउंट चाहता है। यहां एचओ का है न्यूयॉर्क, मतलब डॉलर, तो वो ब्रांच का भी P&L बैलेंस शीट डॉलर में ही चाहेगा। काम हमें वही करना है, सिर्फ करेंसीज का फेरबदल हो गया। अब तक डॉलर को रुपी में, पाउंड को रुपी में करते थे, अब रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, ये बात है। पहले न्यूयॉर्क की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है चेन्नई ब्रांच का, इसको रुपी से कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, और फिर जैसे करते हैं ट्रेडिंग P&L डॉलर में बनेगा और बैलेंस शीट भी डॉलर में बनानी पड़ेगी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मतलब कतई जहर, बिल्कुल। यूं वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, इस माहौल बदल दिया इस क्वेश्चन ने। अगर आप समझ गए हैं वेरी गुड, ये लीजिए आंसर नंबर 42। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क हेड ऑफिस, कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ चेन्नई ब्रांच, conversion of trial balance of Chennai branch in dollar as on 31st December 2012. ये लीजिए. So we have the figures as, we will make the columns as particulars, debit rupee, credit rupee, exchange rate, debit dollar and credit dollar जी. सब तो पहला stock on 1st January 2012, 2,34,000 debit. Purchases and sales 1562,500, 2343,750. Debtors creditors 7,65,000 and 5,10,000. Bills receivable and payable 2,04,000, 178,500. Salaries and wages puttar 1 lakh rupee. Rent rates and taxes
1,06,250. फर्नीचर 91,000. बैंक अकाउंट 568,650. And New York account is 599,150. तो ये ट्रायल बैलेंस हमने कॉपी कर लिया जी, ट्रायल बैलेंस हमने कॉपी कर लिया. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीआरजी. ओके 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 ओके. क्वेश्चन ने हमें ना कहीं पर ये हिंट नहीं दिया, एक मिनट में वापस से देख लूं कि ईफो है कि नीफो है, नहीं बताया. लेकिन जिस तरह से हेड ऑफिस की बुक्स में फर्नीचर का अकाउंट बताया तो वो एक हिंट है कि इसको ईफो मान लो और वही बैलेंस लिखो, क्योंकि हम एक्चुअल रेट लेते हैं एसेट्स के लिए, तो हम इसको ईफो ही मानकर जो है चल रहे हैं. एक्सचेंज रेट ओपनिंग स्टॉक के लिए चलता है ओपनिंग रेट, जो कि गिवन है 52. परचेज सेल के लिए चाहिए एवरेज रेट विच इज 50. डेटर क्रेडिटर के लिए चाहिए क्लोजिंग रेट विच इज 51. बीआरबीपी के लिए अगेन क्लोजिंग रेट विच इज 51. सैलरीज एंड वेजेस के लिए एवरेज रेट विच इज 50. रेंट रेट टैक्सेस 50. फर्नीचर एक्चुअल वैल्यू लेंगे. बैंक अकाउंट के लिए चाहिए क्लोजिंग रेट विच इज 51 एंड इंटर यूनिट अकाउंट के लिए भी लेंगे एक्चुअल रेट. ठीक है जी, यहां तक लिख लीजिए. चलिए जी, अब तक जो क्वेश्चंस में कर रहे थे थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट होगा. हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे एक्सचेंज रेट, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड करना होगा. कैसन, ये देखिए क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का है $1. तो अगर मैं 1,00,000 रुपए की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं कहूंगा 1/50 गुना 1,00,000. मतलब ये जो फिगर है, बड़ी फिगर जो है रुपी टर्म वाली, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय द एक्सचेंज रेट, ना कि मल्टीप्लाई बाय द एक्सचेंज रेट. तो जब हम कहेंगे 2,34,000 का ओपनिंग स्टॉक है, मल्टीप्लाई 52 मत कर देना, डिवाइड बाय 52 करने का है. ये आ गया जी 4,500. सिमिलरली परचेज सेल है 50 से डिवाइड करने का, 1562 500 डिवाइड बाय 50, 31250 एंड 234 3750 डिवाइड बाय 50, 46,875. 765,000 divided by 51, 15,000 and 5,10,000 divided by 51, 10,000. 2,04,000 बटे 51 4,000 और 178,500 बटे 51 3,500. 1,00,000 बटे 50 2,000, 1,06,250 बटे 50 2125. फर्नीचर 91,000 एक्चुअल, और क्वेश्चन ने कहा था एचओ की बुक्स में $1,750 का, तो ये आ गया 1,750. बैंक अकाउंट 568,650 डिवाइड बाय 51, 11,150. और न्यूयॉर्क का जो अकाउंट है ये भी एक्चुअल फिगर मिल जाएगी. क्वेश्चन ने बोला ब्रांच का अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ $13,400. तो ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट कॉरस्पॉन्डिंग
क्रेडिट बैलेंस दिखेगा और यहां हम कर लेंगे जी टोटल। डेबिट का टोटल आ रहा है 71775, क्रेडिट का आ रहा है 73775 जी। तो क्रेडिट का टोटल बढ़ा है 73775, जिसमें से माइनस कर दो 71775, तो 2000 बैलेंसिंग फिगर आया ऑन द डेबिट साइड। ये क्या हो गया जी, ईफो मान रहे हैं, तो ये हो गया जी एक्सचेंज डिफरेंस। यहां पर तो कॉमन वर्ड आप सब में, चाहे ईफो हो चाहे नीफो हो, सब में एक्सचेंज डिफरेंस ही लिख सकते हो। अगर ईफो है तो पीएनएल में चला जाएगा, नीफो है तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो एक्सचेंज डिफरेंस आ गया जी $2000 का। चन्न चांदनी रात नहर मां सौ के पिंड दे सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जहां हम बात करेंगे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की, एचओ की बुक्स में। बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क हेड ऑफिस वंस अगेन। बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क हेड ऑफिस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ चेन्नई ब्रांच for year ending 31 December 2012 puttar, and we have the columns as particulars amount, but the amount is in dollar, particulars amount एंड अमाउंट इज इन डॉलर। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यूएस में बैठकर हम ये अकाउंट्स बना रहे हैं। क्या बात है, भारत में रहते हुए यूएस का अनुभव दे दिया इस प्रश्न ने हमें। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं डॉलर में। टू ओपनिंग स्टॉक इंग्लिश लिख लें पहले, टू परचेजेस बाय सेल्स, दैट्स इट। और यहां आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लेकर आए यहां से $4500, परचेजेस बेटा, परचेजेस का वैल्यू $31250, $31250, सेल्स $46875, सेल्स $46875। क्लोजिंग स्टॉक नीचे गए ट्रायल बैलेंस को तो लिखे 637,500 है, और हम जानते हैं कि रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया जी कितने से, जो क्लोजिंग रेट है विच इज 51। ये आ गया जी $12,500, $12,500। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कोई और खर्चा नहीं दिया, कोई और आइटम नहीं है, कोई गुड सेंट वगैरह नहीं बताया कि कितने एचओ ने भेजे या कोई कैरेज नोट वगैरह हो, नहीं। तो इतने आपका टोटल कर लीजिए। $59,375 minus $4,500 and $31,250,
So we get this GP as 23,625, 23,625 रुपए का बेटा ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सामने आता हुआ। इस ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में ब्रॉड डाउन करेंगे और वहां से नेट प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट $23,625 ते होर खर्चे हैगे। एक खर्चे का नाम है सैलरीज एंड वेजेस, दूजा खर्चा हैगा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। सैलरीज एंड वेजेस, रेंट रेट टैक्सेस, यहां गए। सैलरीज एंड वेजेस दिख रहा है 2000, रेंट रेट टैक्सेस 2125। सैलरीज एंड वेजेस 2000, रेंट रेट टैक्सेस 2125। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, देखेंगे बैलेंसिंग फिगर क्या थी। एक्सचेंज डिफरेंस जो कि डेबिट साइड पर आया था, तो ये एक्सचेंज लॉस है, P&L में डेबिट होगा। P&L में डेबिट हो जाएगा जी। टू एक्सचेंज लॉस $2000, टू एक्सचेंज लॉस $2000, और ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट। $17,500 टू नेट प्रॉफिट $17,500 जी। कंप्लीट कीजिए यहां तक। क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हुए, जहां बैलेंस शीट बनाएंगे चेन्नई ब्रांच की एज एट 31 दिसंबर 2012। आ जाइए बेटा। बैलेंस शीट ऑफ चेन्नई ब्रांच एज एट 31 दिसंबर 2012। Yellow columns being liabilities, amount, assets and amount। और ध्यान दें, अमाउंट जो है वो डॉलरों में है, अमाउंट जो है वो डॉलर्स बिछाया गया है। ट्रायल बैलेंस को देखना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से और चेक करते हैं क्या क्या आइटम एसेट पर और लायबिलिटी में आने वाली है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डन हो गया, परचेज सेल डन हो गया। देन लिखता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स देखा जाए तो डेटर लिख सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस शीट में अच्छा लगता है कि स्टार्टिंग में सबसे टॉप पर फिक्स्ड एसेट लिखा हो। तो इसमें थर्ड लास्ट आइटम थी फर्नीचर। ट्रायल बैलेंस में हम उसको सबसे ऊपर डाल देते हैं और उसकी डॉलर वाली अमाउंट भी हमें क्वेश्चन से ही दिख जाएगी, $1750। क्वेश्चन ने कहा था एचओ की बुक्स में ये फर्नीचर अकाउंट शो हो रहा है $1750 का,
तो हमने भी यहां पर लिख दिया 1750। ये वो वाला केस होगा, याद है जब हम, ठीक है चलो छोड़ो, 1750 डॉलर बस, ठीक है। और उसके बाद वापस आ गए डेटर्स पर। ये लो जी, डेटर्स यहां आ जाएंगे एसेट साइड पर, क्रेडिटर्स आ जाने हैं लाइबिलिटी साइड। तो जरा इनका अमाउंट देख कर आए इन डॉलर। डेटर्स है $15,000, क्रेडिटर्स है 10,000 $10,000। डेटर्स $15,000 ते क्रेडिटर्स $10,000। उसके पश्चात लिखा है ट्रायल बैलेंस है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल ऑन द एसेट साइड, बिल्स पेएबल ऑन द लायबिलिटी साइड। ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और इनकी डॉलर वाला अमाउंट देख कर आते हैं जी, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। सो बिल रिसीवेबल है 4,000, बिल्स पेएबल है 3,500। बिल रिसीवेबल है 4,000 और बिल्स पेएबल है $3,500। बिल्स रिसीवेबल 4,000, बिल पेएबल 3,500। क्वेश्चन में देखा और सैलरी वेज रेंट टैक्स फर्नीचर सब हो गया। एक है बैंक अकाउंट आ जाएगा यहां, और एक है न्यूयॉर्क हेड ऑफिस अकाउंट। तो न्यूयॉर्क का जो हेड ऑफिस अकाउंट है उसे तो लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे, और इसका एक्चुअल हमें पता है डॉलर में कितना अमाउंट है। न्यूयॉर्क हेड ऑफिस का अमाउंट कितना है, $13,400। जहां तक बैंक अकाउंट की बात है, इसका बैलेंस हम दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस से। बैंक अकाउंट दिख गया जी, $11,150। बैंक $11,150। इसके अलावा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक है कितने रुपए का, यहां ट्रेडिंग अकाउंट से देख सकते हैं। हमने क्लोजिंग को रुपी से डॉलर में कन्वर्ट किया था तो $12,500 आया था। तो ये आ गया जी $12,500। इज एनीथिंग लेफ्ट? क्वेश्चन को एक बार जरा गो थ्रू कर ले, नहीं लगता। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये पी एंड एल नेट प्रॉफिट रहेगा जी $17,500 था। एनो तो लिख दो, पी एंड एल अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट $17,500। $1,750, 15,000, 4,000, 1,150 ते 12,500। 44,400, 10,000 जमा 3,500 जमा 13,400 ते जमा 17,500। $44,400। पुत्र जी कंप्लीट किया जाए। ओके, आई होप इट हैज बीन नोटेड। हमारे अभी 3 प्रश्न और रहते हैं, ठीक है ना। तीनों बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, और जो प्रश्न अब तक कर लिए इनसे संबंधित कुछ होमवर्क है जो हम कर सकते हैं। वो होमवर्क मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेटली हम करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को हम चेक करेंगे। 3 क्वेश्चन हैं अपने, जिसमें से 2 मैं होमवर्क में आपको आज दे सकता हूं।
एक तो है क्वेश्चन नंबर 25, ये आप बच्चे होमवर्क में कर सकते हैं, हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट का चल रहा है। और कॉन्सेप्ट नंबर है 11, जी हाँ। सो कॉन्सेप्ट नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। आरटीपी में 2016 का है ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन नंबर आप कर सकेंगे 26, ये भी कॉन्सेप्ट नंबर 11 का है, ये भी बढ़िया प्रश्न है। 27 आज के लिए नहीं है, नेक्स्ट क्लास में दूंगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट का है। और नवंबर 2017 में 12 मार्क्स के लिए पूछा गया। इसमें मैं एक चीज ठीक करवा दूंगा, क्वेश्चन में करेक्शन होनी है। यहां ये लिखा हुआ है ना 3125, इसको कट कर देंगे। देखिए ध्यान से, ट्रायल बैलेंस के नीचे फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये 31825 लिखा है, ये मैंने येलो से मार्क कर दिया, उम्मीद करते हैं देख पा रहे हैं। इसकी जगह क्या आएगा 3.125, इसकी जगह क्या आएगा 3.125 है। ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, ये नेक्स्ट क्लास के बाद करना है होमवर्क में। आज के लिए 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ होम पजल और क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ होम पजल। जितना आज कॉन्सेप्ट किया ना, पूरे का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए। फिर अगली क्लास में जब मिलेंगे, हमारे 3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के रहते हैं, मैं बता दूं। एक क्वेश्चन नंबर 39 जो दिख रहा है हमें, जहां पर मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया, 39, देन 43 एंड 44। ठीक है ना, ये प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे और चैप्टर को करेंगे खत्म। तब तक के लिए जी टाटा, बाय बाय।